हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद अशोक में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी को बढ़िया से कर रहे होंगे। उसी तैयारी के क्रम में मैं एक और क्लास लेकर आपके साथ जुड़ रहा हूं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी है। ठीक है ना, इसे लाइट कह सकते हो, प्रकाश। तो साइंस का ये हमारा टॉपिक है सीटेट के लिए, और अदर भी एग्जाम वाले देख सकते हैं, कोई भी टीचिंग एग्जाम है वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर पहला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश क्या होता है, तो आप बताइए क्या कहेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? आप यहाँ लिख सकते हो कि बेटा प्रकाश जो है ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। वस्तुओं को देखने में सहायता करती है, ठीक है ना। एक बात और कह सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। क्या? कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। याद रखना हमेशा, सीधी रेखा में चलता है। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आप कहेंगे नो सर। प्रकाश कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती, देखने में सहायता करती इन द सेंस कहेंगे। आगे हम बात करेंगे कि पॉइंट 1, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिनके अपना खुद का प्रकाश होता है। क्या होता है? क्वेश्चन बहुत हल्का था, यहां से पूछा जाता है कि प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं, निम्न में से प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी हैं। तो आप जानते हैं सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तारों का होता है, ठीक है ना, बल्ब का अपना प्रकाश होता है, ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब आप कहेंगे कि सर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के मतलब प्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है। नॉन ल्यूमिनस बॉडी क्या होती हैं? वो वस्तुएं जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि प्लैनेट, और है ना, प्लैनेट, प्लैनेट क्या है? जिसपे जैसे जो ग्रह हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? उनका कोई प्रकाश थोड़ी ना है। अर्थ पे लाइट आ रही है, प्रकाश आ रहा है, तो सन के थ्रू आ रहा है, ठीक है। बुक्स है, चेयर है, टेबल है, फैन है, ये सब चीजें हैं, क्या है? इनका खुद का कोई प्रकाश नहीं है। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। वो क्या कह रहा है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या कहता है, ठीक है ना। अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो ध्यान देना कि अगर कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, देखो प्रकाश का परावर्तन डेफिनेशन भी मैं लिख दूंगा। तो प्रकाश के परावर्तन की अगर मैं बात करूंगा बेटा, तो पहले ये देखेंगे हम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ये लाइन लेता हूं। मैंने कहा कि एक लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ किया, और ये जो होगी, अब मेरी बात ध्यान सुनिए कि ये क्या है? एक प्लेन मिरर है। क्या है बेटा? एक प्लेन मिरर है, ध्यान दीजिए। अब यहां से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, सपोज दैट यहां से कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है, ठीक है ना, और इंसिडेंट होकर ये क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट होती जा रही है। क्या हो जा रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, मेरी बात ध्यान सुनो, कि ये लाइट यहां से आ रही है और इधर रिफ्लेक्ट हो जा रही है। तो ये क्या है? नॉर्मल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। हिंदी में कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे बेटा? अभिलंब कहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है बात? तो ये जो है, ये इंसिडेंट रे है, जिसे हम IR बोलते हैं। ये कौन सी है? ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है ना, रिफ्लेक्टेड रे, है ना। आपतित किरण और परावर्तित किरण, तो इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? आपतित किरण, ठीक। और ये क्या है?
परावर्तित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। तो आप मेरी बात ध्यान सुनिए कि ये इंसिडेंट रे है, तो हमेशा नॉर्मल के साथ क्या उनसे कौन बनेगा, आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे है, फिर नॉर्मल के साथ बनेगा एंगल आर। तो ये से बोलेंगे आपतन कोण और ये हो जाएगा परावर्तन कोण, तो एंगल आई और ये जो बनेगा एंगल आर बनेगा, ठीक है ना। तो एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल आई को इंसिडेंट एंगल, और इंसिडेंट एंगल को हम बोलेंगे क्या हिंदी में, आपतन कोण, आपतन कोण, और एंगल आर को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, है ना। समझ बात आई कि नहीं आई। तो रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ लाइट क्या कहता है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से जाकर किसी जिस माध्यम में जाता है उसी माध्यम में टकरा कर वापस आना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के हालांकि आगे हम और चीज़ों को समझेंगे, तो यहाँ पे ये समझिए कि नॉर्मल जो होता है, अविलंब होता है, ये जो होता है ये एक इमेजिनरी काल्पनिक रेखा होती है। अविलंब एक काल्पनिक रेखा होती है, पूछा जाता है काल्पनिक रेखा होती है ना, इमेजिनरी लाइन होती है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप कहेंगे यस सर, क्लियर है। तो आप यहाँ पे अब इसके नियम पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर हमेशा बराबर होता है। ये वाला जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं कि ग्लांसिंग एंगल, ठीक है ना, ग्लांसिंग एंगल। आपतन कोण मतलब कि हमेशा आपतन कोण नॉर्मल और आपतित किरण के बीच में बनेगा। परावर्तन कोण हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, ठीक है ना। अगर ये क्या बोलते हैं, ग्लांसिंग एंगल, और ये भी क्या होगा, ग्लांसिंग एंगल होगा, ठीक है ना। अगर मैं यहीं पे कह दूं कि एंगल जी प्लस एंगल आई इक्वल टू किसके, तो एंगल जी प्लस एंगल आई इक्वल टू 90 डिग्री के, आप कहेंगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ क्या कहेंगे कि एंगल जी प्लस एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री के। और चूंकि प्रकाश के परावर्तन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि हमेशा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरी चीज़ है कि कोण आई बराबर कोण आर के हमेशा होता है, ठीक है। तो कोण आई इक्वल टू, ये लॉ कहता है कोण आई इक्वल टू कोण आर के। कहने का मतलब है कि अगर ये 40 डिग्री से आपतित हो रहा है तो 40 डिग्री के साथ अविलंब से ही क्या होगा, वो परावर्तित ही होगा, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ें हम तो ये 2 एंगल ऑफ जी बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, और एंगल आई प्लस एंगल आर, तो मैं कह दूं कि 2 एंगल ऑफ आई बनेगा, और ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। तो 2 से 2 कटता चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा। तो मैं आराम से कह सकता हूं कि एंगल जी प्लस एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू 90 डिग्री। इससे क्या पता चला आपको, इससे ये पता चल गया कि जो नॉर्मल अभिलंब है, मैं ये अब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये और ये दोनों कोण मिलाकर अगर 90 बना है तो ये अभिलंब है। क्लियर है बात, बताओ भाई, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, आप कहेंगे नो सर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, मैंने बताया कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब क्या है, ये एक तल है, ये बोर्ड क्या है, एक तल है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के, यह हमेशा बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के हमेशा बराबर होता है, दर्पण कैसा भी हो, दर्पण कैसा भी हो। क्लियर है बात। अगर आगे चलें तो ये क्या कहता है कि समतल दर्पण के बीच का कोण 30 है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना होगा। तो अभी मैंने आपको बताया है, तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ, वो ये कह रहा है कि समतल दर्पण के साथ, तो समतल दर्पण क्या है जरा बताओ हमें। तो समतल दर्पण जो है यही क्या है, एक आपका समतल दर्पण, आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। समतल दर्पण के बीच का कोण, समतल दर्पण के बीच का कोण क्या होगा, जब हम यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे, ठीक है ना, और जब मैंने नॉर्मल डाला तो ये अविलंब से इसको मिलाया, ठीक,
और इसको मैंने, एक मिनट, मैंने इधर ड्रॉ किया। क्लियर? तो आप ये देखेंगे कि कह रहा है कि समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना होगा? तो मैं कहता हूं समतल दर्पण के बीच का कोण अगर 30 डिग्री है, बोर्ड पे ध्यान देना, तो ये कितना बनेगा? ये कहेंगे आप 60 डिग्री कोण बनेगा। बताओ भाई, यहां तक कोई दिक्कत है? अगर ये 30 है, ये 60 है, तो हमसे पूछा है आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कुल कोण कितना होगा? तो मैं कहता हूं कि ये आई है, ये क्या है? ये आई है, और ये क्या है बेटा? ये आर है। तो ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि दोनों कोण क्या बराबर होते हैं। ठीक है ना? तो मैं कहूँगा 60 60 120 हो जाएगा, तो 120 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी भाई को कहीं प्रॉब्लम है तो बताए, आगे चलता हूँ। फिर कह रहा है कि प्लेन में समतल दर्पण ना तो अभिसारी होता है और ना ही अपसारी होता है। यस, अभिसारी और अपसारी का मतलब क्या है? अभिसारी और अपसारी का मतलब है कि अभिसारी ठीक, ये क्या है? अपसारी। अपसारी तो इसे कहा जाएगा डायवर्जिंग। इसे क्या कहेंगे? डायवर्जिंग। इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये अभिसारी और अपसारी, इसका मतलब है कि जो प्लेन मिरर होता है ना तो वो कन्वर्ट करता है और ना ही मतलब कन्वर्ज करता है, मतलब इकट्ठा करता है, और ना ही वो फैलाता है। तो यहीं पे बात लिखी गई है कि समतल दर्पण ना तो अभिसारी और ना ही अपसारी है। ठीक है? समतल दर्पण का फोकस अनंत पर बनता है, फोकस अनंत पर बनेगा। इसीलिए जब वो अगर कन्वर्जिंग होता तो फोकस अनंत पे नहीं बनता। तो मैं कहता हूं कि समतल दर्पण का जो फोकस होता है वो कहां होता है? वो अनंत पर होता है। इसलिए इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत बनेगी, है ना? फोकस अनंत पे होता है तो फोकल दूरी क्या होगी? अनंत पर होगी। ठीक है ना? ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं? फिर क्या? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चूंकि समतल दर्पण क्या है ना, ऐसे रहेगा, त्रिज्या क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। समतल दर्पण की त्रिज्या भी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो मैं कहूंगा कि कैपिटल अगर आर लिख दूं, समतल दर्पण की त्रिज्या कैपिटल आर है, तो मैं कहूंगा कि वो क्या होती? इनफाइनाइट होती है। समतल दर्पण की शक्ति शून्य होती है, आप याद रखिएगा। क्या होती है? शून्य होती है। पावर क्या करता है ये बताओ? पावर क्या होता है? शून्य लिखा है। पावर कहता है टू एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ अ इमेज। ठीक है ना? मतलब कि आपको कन्वर्ज करने या डाइवर्ज करने की शक्ति को, की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। ठीक है ना? टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना? तो इसीलिए ना तो कन्वर्जिंग है और ना ही डाइवर्जिंग है। तो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग ना होने की वजह से इसकी शक्ति क्या होती है? शून्य होती है। कोई इमेज आ रही है, उसको कितना कन्वर्ज किया जा सकता है, कितना डाइवर्ज किया जा सकता है, ये उसकी पावर पे डिपेंड करता है। क्लियर है ना? अगर मैग्निफिकेशन की बात करें, तो एम क्या होता है समतल दर्पण का? जरा मुझे बताओ। समतल दर्पण की जो मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता जिसे बोलते हैं, एम को क्या बोलते हैं बेटा? एम अर्थात मैग्निफिकेशन और जिसे हम बोलते हैं आवर्धन क्षमता। तो मैग्निफिकेशन, आवर्धन क्षमता की अगर हम यहां पे बात करेंगे तो मेरी बात ध्यान सुनिएगा कि इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, और एम जो है ये बताता है कि कोई इमेज सीधी बनी है, उल्टी बनी है। ठीक है ना? और प्लस माइनस, ये प्लस बताता है कि सीधी है कि उल्टी है। ठीक है ना? तो +1 होती है। मैग्निफिकेशन कितना होता है? तो याद रखिएगा, फोकस कहां बनता है? अनंत पे। फोकल दूरी क्या होती है? अनंत होती है। वक्रता अनंत होती है। सिर्फ पावर 0 होती है, और पावर कहता है एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, है ना? मतलब अभिसारी या अपसारी, एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज ऑफ ए इमेज।
है ना। तो यहां तक बात क्लियर है। आगे चलें, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। तो कह रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ ए प्लेन मिरर क्या होती है, +1 समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि समतल दर्पण किस प्रकार की इमेज बनाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो समझो कि समतल दर्पण में की इमेज क्या आभासी होती है कि वास्तविक होती है। याद रखना है एक पॉइंट, आभासी के साथ हमेशा कैसा होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आभासी के साथ कैसा होता है, हमेशा सीधा का कॉम्बिनेशन होता है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है। वास्तविक के साथ कैसा कॉम्बिनेशन होता है, आप कहेंगे सर वास्तविक के साथ उल्टा होता है, उल्टा होता है, ठीक है ना। रियल एंड वर्टिकल, है ना। तो अब हम यहां पे क्या कहेंगे कि आभासी मतलब आभास हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरी बात ध्यान से समझना, इसका मतलब है कि जो भी ऑब्जेक्ट अगर आभासी मतलब जो भी मिरर कह दो, ऑब्जेक्ट कहो या मिरर कहो, अगर वह इमेज आभासी और सीधी बना रहा है तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन वास्तविक और उल्टी है तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या लिखेंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। बात ठीक है। तो हम कहेंगे कि पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए मान लीजिए एक समतल दर्पण के सामने आप खड़े हैं, ठीक है ना। तो अगर समतल दर्पण के सामने खड़े हैं तो दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर व्यक्ति अगर ऑब्जेक्ट 5 फुट का है तो दर्पण फुल इमेज देखने के लिए दर्पण का साइज उसका हाफ अर्थात 2.5 फुट का होना चाहिए, या जो कुछ भी है, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की फुल इमेज देखने के लिए दर्पण का जो साइज है, दर्पण का साइज ऑब्जेक्ट का आधा होना चाहिए। वही बात लिखी गई है कि पूर्व प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। क्लियर है बात। यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के, जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पे बताना चाहूं कुछ तो मैं क्या कहूंगा, इस बात को आप समझिएगा। मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए, एक मिनट, लेकिन दिखेगा कौन सा कलर है। हाँ, ओफो, अब देखिए क्या होगा। देखो ध्यान से, कराए कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल v, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होती है। मतलब कहने का यह है कि पूरा दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं पूरा कर देता हूं, ठीक है ना। क्लियर है, ये वाला पॉइंट है, इसको मैं नए पेज पे डिस्कस कर लेता हूं। यदि कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब क्या होगा कि दर्पण के सापेक्ष चाल b वस्तु के सापेक्ष चाल 2b होगी। तो इस बात को मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि एक दर्पण है, क्या है बेटा, ये दर्पण है, ठीक है ना। इस दर्पण से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है, अगर वह v चाल से दौड़ना शुरू करता है, कितना, v चाल से, तो इसकी अगर ये 5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, तो इसकी इमेज ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये हमारा प्लेन मिरर है। मतलब जिसे हम कहेंगे
समतल दर्पण, क्या कहेंगे, समतल दर्पण। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो 5 मीटर की दूरी पर ही उसकी इमेज बनेगी, मतलब कि प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब, जिसे हम क्या कहते हैं, इमेज। उसकी इमेज 5 मीटर की दूरी पे बनेगी। तो अगर ये v चाल से दौड़ रहा है तो इस इमेज प्रतिबिंब के सापेक्ष चाल इसकी v होगी, लेकिन ये अगर मतलब कि मिरर के सापेक्ष ऑब्जेक्ट की चाल जो होगी वो 2v होगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो b प्लस b क्या हो जाएगी, 2b हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जब कोई वस्तु दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल, मतलब कि जो इमेज है वो भी v चाल से दिखेगी, जबकि वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। क्लियर है बात? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मतलब कि अगला जो हमारा पॉइंट है, कह रहा समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, उनका नेचर कैसा होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था सीधा आभासी एवं पार्श्व रूप से उल्टा होता है। सीधा आभासी का मतलब आप यहाँ से जान जाएंगे कि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब समतल दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता, पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि कैसा, आभासी। आभासी मीन्स आभास हो रहा है, सिर्फ आपको आभास होगा, ठीक है ना। अगर वास्तविक होगा तो वास्तव में, वास्तविक उल्टा होता है। तो सीधा के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन आभासी का आएगा, पार्श्व रूप से उल्टा होता है। जैसे आप शीशे के सामने जब खड़े होते हैं तो आपने कभी लेडीज को देखा होगा, अगर वो साड़ी पहना है जिस तरफ से लगेगा उसको, आप सामने देखेंगे तो उसको आपको उल्टा लगेगा, ठीक है ना। उल्टा पहना है सीधा लगेगा, सीधा पहना है तो उल्टा लगेगा। दूसरी चीज़ है कि जैसे मैं खड़ा हूँ, ठीक है ना, मैं अपना राइट हैंड ऐसे किया, आप मिरर में देखिए, जब इधर राइट करेंगे तो राइट मतलब इसी साइड ऐसे आना चाहिए, लेकिन आप देखिएगा कि आपका जो इस साइड आ जाएगा। मिरर में कैसा आएगा, इधर है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी के साथ साथ पार्श्व रूप से उल्टा बनता है, ठीक है, पार्श्व रूप से। अब ऐसा नहीं कि सर आपका नीचे पैर ऊपर दिखने लगे, ठीक है ना, ऐसा नहीं बनता है। मतलब आपका राइट हैंड अगर इधर है तो शीशे में इधर दिखेगा, ठीक है ना। लेफ्ट मतलब कि राइट जो आपका कान है इधर है तो शीशे में आप दिखेगा इधर, पकड़ोगे इधर दिखेगा इधर। बात ठीक है ना। पार्श्व मतलब कि उल्टा का मतलब, पार्श्व रूप से उल्टे का मतलब इतना ही है। प्रतिबिंब की संख्या जो होती है वो हमेशा, प्रतिबिंब की इमेज जो होगी वो विषम संख्या में होती है। किस में होती है? विषम संख्या में होनी चाहिए, संख्या में होनी चाहिए। ये ऑप्शन से भी ऐसे सवाल बन सकते हैं। और फार्मूला होता है 360/थीटा बाई 360/थीटा होता है यहाँ पे बेटा। क्या होता है? 360/थीटा, ठीक है ना। 360/थीटा -1। जैसे कि एक दो समतल दर्पण लगे हुए हैं, 360/थीटा -1, ठीक। अगर दो दर्पण ऐसे लगे हुए हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना, इसके बीच में, इन दर्पण के बीच में 90 डिग्री का कोण है, ये थीटा है, ठीक है। अगर एक वस्तु रख दी जाए बीच में 90 डिग्री पे, इस पे है, तो मैं कहूँगा कि इसकी इमेज कितनी बनेगी। तो आप ये कहेंगे कि n = क्या होता है, n = 360/थीटा, थीटा की वैल्यू 90 -1, तो 9 चौक 36, 4 - 1 क्या होगा, 3 होगा। तो नंबर ऑफ जो प्रतिबिंब होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ इमेजेस जो होंगी वो 3 बनेंगी। अगर मैं कह दूं थोड़ी देर के लिए, हाँ, अगर मैं कह दूं कि 60 डिग्री पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है, 90 डिग्री पे दो हैं ऐसे रखे गए हैं। अब मैं कहता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, चलो अच्छा, 9 चौक 36, 4 - 1, 3 बन गया। एक दूसरा लेता हूं कि मैंने कहा दो क्या है, 2 मिरर हैं और दोनों के बीच में कितने डिग्री कोण है, दोनों के बीच में 60 डिग्री का कोण है, ठीक है ना। तो n की जो वैल्यू होगी वो 360/60 -1, 6 चौक 36 -1 कितना आ जाएगा, 5, ठीक है। क्लियर है ना। आप ऐसा कह दें कि अगर दोनों 40 डिग्री पे हों तब बताओ क्या होगा। 40 डिग्री पे हैं तो नंबर ऑफ इमेज जो होगी n = 360/40
4 - 1 तो 4 9 36 और 9 - 1 जो होगा वो 8 आ जाएगी। और 8 क्या है? गलत है। इसका मतलब ये होगा कि जब आपकी इमेज ऑड आ गई तो इसका एक फार्मूला और बनता है कि n = 360 बाई थीटा, ये भी बनेगा। इसका यूज कब करेंगे? जब प्रतिबिंब की संख्या विषम हो, जब प्रतिबिंब की संख्या क्या हो? विषम हो। ठीक, अगर सम आ गई तो ये कर दो। मतलब ओवरऑल आपको ये कहना है कि जो विषम संख्या में ही होनी चाहिए क्या? प्रतिबिंब की संख्या। क्लियर है बात यहां तक? आगे चलते हैं। वो कह रहा है कि यूज ऑफ प्लेन मिरर, समतल दर्पण का प्रयोग कहां करते हैं? समतल दर्पण का यूजेस कहां कहां है? तो एक तो होता है कैलिडोस्कोप। ठीक है, कैलिडोस्कोप क्या होता है? इसमें चूड़ियों के टुकड़े भरे होते हैं, इसके अंदर बहुत चमकते हैं। ठीक है ना, तो ये तो बन गया आपका कैलिडोस्कोप आ गया। क्या आ गया बेटा? कैलिडोस्कोप। बाथरूम मिरर या ड्रेसिंग टेबल में क्या होता है? लगा होता है क्या? समतल दर्पण। तो मैं कहूंगा कि इसके 3 हैं, 2 और 3, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कह सकते हो। ठीक है ना, कौन? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप कहां होता है? देखिए पनडुब्बी है, एक जहाज है, पानी की जहाज। अब यहां पे क्या होता है कि पहले इधर देखो, जैसे क्या है कि एक यहां पे एक वॉल है। क्या है? एक वॉल है, और आप इस वॉल के उधर देखना चाहते हैं, आपकी आंख यहां पे है और आप देखना चाहते हैं कि बाहर की गतिविधि क्या है। जैसे सपोज दैट इधर पहाड़ है, पहाड़ के पीछे क्या है? अगर मान लो कोई टेररिस्ट हैं तो आप उनको देखना चाहते हैं, तो पेरिस्कोप से क्या होगा कि आप यहां लगाएंगे। तो ये मान लीजिए कि यहां पे है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी? यहां पे। तो याद रखना कि एक 45 डिग्री पे ये बना रखा लगा रहेगा, और यहाँ की जब बात करेंगे तो एक समतल दर्पण यहाँ भी 45 डिग्री पे लगा रहेगा। तो इसकी इमेज यहाँ बनेगी, ये इमेज यहाँ बनकर आएगी, तो इसकी आंख पे बन जाएगी। बात समझ में आया? तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेरिस्कोप में 2 समतल दर्पण 45 डिग्री पर लगाए जाते हैं। 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। चीटेड सवाल पूछा है और अदर एग्जाम में भी सवाल आए हैं, जहां पे आप 45 डिग्री के पर 2 समतल दर्पण देखो, तुरंत पेरिस्कोप का ऑप्शन लगा दो। 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। ठीक है ना, 2 समतल दर्पण 45 डिग्री के कोण पर लगाए जाते हैं। बात ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे यस सर। कैलिडोस्कोप में क्या होता है? मैंने कहा कि बहुत सारे चूड़ियों के छोटे टुकड़े होते हैं जो चमकते हैं। ये आपका पेरिस्कोप हो गया। ड्रेसिंग टेबल में हुआ या बाथरूम मिरर में जो इस्तेमाल होता है वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण की आपने यूजेज एप्लीकेशन देख लिया कि क्या है। 3 जगह है, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, और कहाँ पे? आपका तीसरा है ड्रेसिंग टेबल या बाथरूम मिरर। सबसे इंपॉर्टेंट जो है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में क्या होता है कि जैसे सपोज दैट ये एक पनडुब्बी थी, तो मैं इसके बारे में बता रहा था कि मान लीजिए सामने क्या है, एक व्हेल मछली कूद रही है। ठीक है ना, तो आप यहाँ से पानी नीचे से देख नहीं पाएंगे, या कोई टीला आ रहा है तो आप देख नहीं पाएंगे। तो जब इसमें क्या होता है कि ऐसे लगा होता है पेरिस्कोप, तो जो बाहर की इमेज होगी ये 45 डिग्री पे एक मिरर यहाँ लगा होगा, एक अंदर लगा होगा, तो वो अपनी आंखों से क्या करेगा, उसकी इमेज बाहर आ जाएगी। पहले ही पता चल जाएगा कि बाहर क्या है, एक कोई आइलैंड वगैरह है, आप रुक जाइए और मुड़ जाइए अपने। ठीक है ना, नहीं तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। इंसिडेंट नहीं, एक्सीडेंट होगा। क्लियर है बात? आगे चलते हैं। कोई बस ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वो परावर्तित होती है। ठीक, बिल्कुल। कोई जैसे पेड़ हमें हरे दिखाई क्यों पड़ते हैं, वैसे जो प्रकाश की जो लाइट होती है वो 7 रंग की होती है ना। प्रकाश की जो लाइट होती है वो कितने रंग की होती है बेटा? 7 रंग की होती है। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा, इस बात को समझो। प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। 7 रंगों से मिलकर प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। अब वो 7 रंग कौन कौन से हैं, जिसे हम कहते हैं विव, जी, वाई, ओ, और क्या है, आर। विबग्योर क्या है? विबग्योर। ये 7 रंग होते हैं। ठीक है ना।
तो जब भी प्रकाश का जो रंग होता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक वाइट लाइट। क्या होती है, एक वाइट लाइट, अर्थात सफेद प्रकाश होते हैं। क्या होते हैं, सफेद प्रकाश, ठीक है ना। क्या होते हैं, सफेद प्रकाश। तो यहां से देखिए विबज्योर, इसमें 7 रंग है, तो मतलब जब भी व्हाइट लाइट आती है तो इसमें 7 रंग होते हैं और सभी मिलकर हमें कैसे व्हाइट लाइट मिलती है। ऐसा तो है नहीं मुझे नीली पीली लाल दिखती है, नहीं दिखती है ना, इसका मतलब है व्हाइट लाइट दिखती है। व्हाइट लाइट जब भी पड़ेगी तो उसमें 7 रंग होंगे। तो हमें, लेकिन जब हम पेड़ देखते हैं तो हमें हरा क्यों दिखता है, इसका मतलब है कि कोई वस्तु, यहां पे मैंने क्या बताया, कोई वस्तु किसी रंग की तभी दिखाई पड़ती है वो जिस रंग को क्या करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सभी रंगों को तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसका मतलब ग्रीन को सिर्फ क्या करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो पौधे अपना भोजन किस प्रोसेस से बनाते हैं, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण से विधि से बनाते हैं। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है यहीं पे कि पौधे अपना भोजन किस विधि में सबसे ज़्यादा बनाते हैं, इसका मतलब जिस प्रकाश का रंग को एब्जॉर्ब करेंगे उसी में बनाएंगे, ठीक है ना। या सबसे कम किस में बनाते हैं, तो ये बताओ। तो सबसे कम जो होगा वो ग्रीन रंग के प्रकाश में बनाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहीं पे और आपका तैयार हो जाएगा, क्या कि पौधे अपना भोजन किस रंग के प्रकाश में, किस रंग के प्रकाश में सबसे कम बनाते हैं, सबसे कम बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप कहेंगे कि आपका आंसर होगा कि भाई सबको तो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, लेकिन क्या कर रहा है वो ग्रीन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जिस प्रकाश के रंग को रिफ्लेक्ट करेगा तभी उसी रंग को दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब कहेंगे कि ग्रीन, क्या कह देंगे, ग्रीन। तो आप कह देंगे हरा, क्या कहेंगे, हरा। पौधे अपना भोजन किस रंग के प्रकाश में सबसे कम बनाते हैं अपना भोजन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, ग्रीन अर्थात हरा। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। तो यही बात यहां पे लिखी गई थी कि कोई वस्तु ठीक उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह परावर्तित करती है। आप कहेंगे यस सर, ठीक है ना। आगे है कि कोई वस्तु हरे रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह केवल हरे रंग को परावर्तित करती है। कोई वस्तु पीली दिखाई पड़ती है तो इसलिए, अब यहां से एक बात और, क्योंकि वो सभी रंगों को क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी और पीले को क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। जब कोई वस्तु काले रंग की इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब काला कोई रंग नहीं होता। यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे कि काला कोई रंग नहीं होता। काला कोई रंग नहीं होता, ठीक है ना। कोई वस्तु काले रंग की है कि इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। लाल रंग का गुलाब हरे रंग के प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है। क्या कह रहा है कि लाल रंग का जो गुलाब है हरे रंग के प्रकाश में काला दिखाई पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूं कि लाल रंग का गुलाब क्यों लाल दिख रहा है, लाल रंग का गुलाब क्यों लाल दिख रहा है, एक मिनट, हाँ, लाल रंग का प्रकाश लाल क्यों दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि वो सभी रंगों को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ लाल को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अगर मैं कहता हूं, एक यहां प्रश्न था कि लाल रंग का गुलाब हरे रंग के प्रकाश में काला दिखाई पड़ता है, ये तो इसलिए लिखा गया क्योंकि ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। अगर मैं आपसे पूछ लूं लाल रंग का गुलाब पीले रंग के प्रकाश में कैसा दिखाई पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर तब भी काला दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसकी तो आदत ही है क्या, सिर्फ और सिर्फ वो लाल रंग को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे रंग को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पीलों को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब काला कोई रंग नहीं होता है। आपको बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है बात, आगे चलते हैं। फिर उसने क्या कहा है कि रिफ्लेक्शन, अभी तक हम लोग पढ़े थे रिफ्रैक्शन होगा, बेटा ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन बनेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। इसको सही कर देता हूं मैं। रिफ्रैक्शन अपवर्तन है। अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, ठीक है ना। तो यहां पे बात करेंगे
रिफ्रैक्शन की, है ना, कि प्रकाश, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है, ठीक है ना, या कह दो कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही क्या कहलाता है, आपका अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल की बात करें तो सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी फिर कहाँ होती है, वायु में होती है, फिर तरल में होती है, फिर ठोस में होती है। क्लियर है बात। तो मैं यहां पे कहूंगा कि प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन जो ध्वनियां होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रकाश, तो प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हम कहेंगे कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है ना। प्रकाश की चाल की खोज किसने किया, रोमर ने किया। तो एक पॉइंट और लिखूंगा मैं, प्रकाश के चाल की खोज, प्रकाश के चाल की खोज किसने किया, रोमर ने किया। किसने किया, रोमर ने किया। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में ऐसे रहती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है, निर्वात में होती, फिर वायु में होती, फिर तरल में, फिर ठोस में प्रकाश की चाल। अगर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कह दिया, मीटर कह दिया, अगर मैं किलोमीटर में कहना चाहूं तो मैं क्या करूंगा, 1000 से डिवाइड करूंगा। 3 × 10⁸ है, इसको 10⁻3 से डिवाइड करूंगा तो ये किलोमीटर पर सेकेंड आ जाएगा। आप कहेंगे यस सर, ऐसा पूछा गया है तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए और इसको मैं 3 के बाद अगर मैं क्या लिख दूं, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2000, लाख, तो 3 लाख, तो प्रकाश की चाल किलोमीटर पर सेकेंड रहेगा, आवर मत कर देना। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। तो प्रकाश की चाल कैसे कैसे होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, या 3 × 10⁸ 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है बात, समझ में आई कि नहीं आई। और प्रकाश की चाल किसने खोजी थी, रोमन ने किया था। प्रकाश के चाल की खोज रोमन ने किया था। निर्वात में प्रकाश की चाल ये होती है, माध्यम में तो क्या होगा, वो डिपेंड करेगा माध्यम कैसा है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये बात वही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल अधिकतम संभव चाल होती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है कि प्रकाश की अधिकतम संभव चाल क्या होती है, वो निर्वात में होती है। और निर्वात में कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यही कहा जाता है। तो प्रकाश की चाल सर्वप्रथम रोमन ने मापी। मॉडर्न स्पीड ऑफ लाइट बाय फेजियन, मतलब कि जो आधुनिक इस प्रकाश की चाल है वो किसने किया, फिजियो ने। क्या किसने बताया, फिजियो ने। तो आधुनिक, जब यहां इस बात को लिखेंगे, इस बात को कि आधुनिक प्रकाश की चाल, आधुनिक प्रकाश की चाल की जो खोज किसने किया, खोज वैज्ञानिक का नाम है फिजियो, फिजियो, फिजियो। फिजियो। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका रंग एवं आवृत्ति नहीं बदलते हैं। याद रखना, इसको एक टेबल के माध्यम से आपको हम समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट ये कह सकते हो, क्योंकि यहां से सवाल बन जाता है। मैं कराऊंगा क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है ना, तो उसका रंग या आवृत्ति नहीं बदलता। रंग को क्या कहेंगे उसके, मतलब कि मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं f, ठीक, और उसका रंग जो है कलर है। तो मैं कहता हूं कि सपोज दैट इस कमरे में व्हाइट लाइट जल रही है, ठीक है ना, और इस व्हाइट लाइट खिड़की के माध्यम से
अगर दूसरे कमरे में लाइट चली जाए तो हम क्या कहेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी और रंग नहीं बदलेगा, इसका मतलब उस कमरे में भी वाइट लाइट ही जाएगी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि उसकी आवृत्ति चेंज नहीं होती। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, इसका मतलब रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, तो उसमें फ्रीक्वेंसी और रंग नहीं बदलेगा। इस बात को अच्छे से गौर करने की जरूरत है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में यह कहता है कि जब प्रकाश, ध्यान देना, ध्यान देने की जरूरत है आपको, ठीक है ना। जब प्रकाश एक माध्यम से ये देखिए, मैं इसको ऐसे करूंगा, अरे ठीक है। अब देखो दो तीन बातों का होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। अब देखो यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा, ये एक माध्यम है, ठीक है ना, एक मिरर है, तो ये तो आपका नॉर्मल ही होगा, क्या होगा, नॉर्मल ही होगा, ठीक। तो जब यहां पे भी क्या होगा, आपतित किरण ऐसे आएगी, डिपेंड करेगा कि वो किधर झुक जा रही है, अविलंब की तरफ जा रही है या अविलंब से दूर हट जा रही है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है ना। लेकिन सीधा नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि मैं कहता हूं चलो ऐसे आ गई, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, मैं क्या बताना चाहता हूं। तो ये हमारी जो है वो इंसिडेंट रे है, ठीक। मैं कहता हूं कि यहां से जा रही है, ये अविलंब है, अविलंब की ओर आ रही है ना। इसका मतलब ये है, अगर अविलंब से दूर जा रही होती तो सघन से विरल में जा रही होती, इसका मतलब विरल से सघन की तरफ जा रही है, विरल से विरल से सरल। तो ये जो माध्यम है ना हमारा विरल है, और ये जो माध्यम है हमारा क्या है, वो सघन है। तो यहां पे भी क्या बनेगा, आई बनेगा, और ये क्या बनेगा, आर बनेगा, आई बनेगा। मतलब इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल, मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा, अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण, ठीक है ना। यहां पे स्नेल्स लॉ लगेगा साइन आई अपान साइन आर का। यहां पे मैं इस बात को अगर ऐसे लिख दूं सही से, तो क्या होगा, ये आर हो जाएगा। बात ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की तरफ जाता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि माध्यम उसका विरल से सघन है, सघन से विरल में जाएगा, ठीक है ना। अगर विरल से सघन में जा रहा है, मैं तो कहता हूं सघन से सघन, तो पहले देखो सघन, प्रकाश जो है, प्रकाश सघन से विरल में जा रहा है, किसकी तरफ, विरल में जा रहा है, सघन से विरल में जा रहा है। तो आप जब भीड़ भाड़ में हैं, जब खाली जगह पाएंगे तो क्या करेंगे, भागेंगे, तो वो क्या होगा, अविलंब से क्या हो जाएगा, अविलंब से दूर हट जाएगा। क्या होगा बेटा, दूर हट जाता है, हट जाता है। लेकिन अगर ये प्रकाश है मेरा, क्या है, प्रकाश है, ठीक। लेकिन अगर प्रकाश विरल से सघन, विरल से सघन की तरफ जाएगा तो क्या होगा, वो सघन से नहीं, यहां पे मैंने गड़बड़ लिख दिया बेटा, जब सघन से विरल की तरफ जाएगा तो हाँ दूर भागेगा, क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर विरल से सघन आएगा तो अभिलंब की ओर आएगा, तो अभिलंब की ओर आएगा, ठीक है ना। समझ बात आ रही है कि नहीं, क्योंकि अब आगे हम ये समझ गए कि नहीं समझ गए, तो हम ये कहेंगे कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, आपतित किरण, अभिलंब एवं अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू म्यू के, म्यू के, है ना। और म्यू क्या होता है, यह अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक। तो प्रकाश की चाल अपवर्तनांक के निर्भर करती है, क्लियर है बात। तो आगे हम यहां पे बात करेंगे, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे म्यू इज इक्वल टू क्या, म्यू कहा मैंने ना, तो साइन आई अपान साइन आर
इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, ये स्नेल्स लॉ है, और इक्वल टू म्यू, या ऐसा कहते हैं कि म्यू टू बाई म्यू वन कह सकते हैं इसको, ठीक है ना, म्यू टू बाई मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अपान पहले माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर है बात। तो यहां पे अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, अब अलग अलग माध्यम का अपवर्तनांक दिया है। म्यू आप बताइए वैक्यूम का होता है, ठीक है ना। फिर 1.0003, इसका मतलब है कि प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां होती है, सबसे ज्यादा कहां होती है, निर्वात में होती है। तो म्यू कितना है, 1 है, ये निर्वात का है, ठीक है ना। अब जैसे जैसे बढ़ रहा है तो प्रकाश की चाल घट रही है। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि प्रकाश की चाल, ध्यान देना, प्रकाश की चाल जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, अपवर्तनांक के, अपवर्तनांक के, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अगर प्रकाश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो प्रकाश की चाल ओहो उल्टा होता है, अपवर्तनांक के रेसिप्रोकल होता है। कैसा होता है, अपवर्तनांक। अब मेरी बात ध्यान से देखिए, जब अपवर्तनांक बढ़ेगा तो प्रकाश की चाल क्या होगी, घटेगी, याद रखना। तो प्रकाश की चाल को c से डिनोट करते हैं, c इज इक्वल टू 1 अपान म्यू, या c को हम कहते हैं v कह देते हैं कहीं, v इज इक्वल टू 1 अपान म्यू, ठीक है ना। और प्रकाश की चाल, अब तरंगदैर्घ्य की बात होती है, तरंगदैर्घ्य भी होता है, तो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे अपवर्तनांक की बात करेंगे, तो ये क्या है, ये निर्वात का अपवर्तनांक है। किसका है, निर्वात का अपवर्तनांक है, ध्यान दीजिएगा मुझे, निर्वात का अपवर्तनांक, ठीक है ना। यहां पे बात करेंगे म्यू इज इक्वल टू 1.0003, ये किसका है, वायु का है, किसका है, वायु का है। म्यू इज इक्वल टू 1.33, ये किसका है, ये जल का है, ठीक है ना। ये किसका है, ये आप कहेंगे कांच का है, ठीक है ना। ये किसका है, ये जर्मेनियम का है, किसका है, जर्मेनियम का है। ये किसका है, कैरोसिन का है। तो याद रखना है, अभी इसी में से आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ओहो ये क्या हुआ, हाँ ठीक है। तो बताइए भाई, एक और बचा है हमारा, 2 बचा है। तो 2.42 और 3.9, 1 किसका होता है, निर्वात का होता है, और वायु का कितना हो, 1.003 होता है, 1.33 जल का होता है, 1.5 कांच का होता है, 1.44 कैरोसिन का होता है, 2.42 किसका होता है, डायमंड का, डायमंड अर्थात हीरे का होता है। 3.9 वैसे बेसिकली एक बात मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पे हीरे का होता है, किसका, हीरा, ठीक। और ये क्या मैंने बताया, जर्मेनियम। वैसे जो अपवर्तनांक होता है वो 1 से 2.42 तक होता है, ठीक है ना। ये 2.42 या इसका अपवर्तनांक का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3.10⁸ मीटर पर सेकेंड, उसका 2.42 गुना क्या होता है, कम होता है। यही कारण है कि डायमंड क्या होता है, हीरा ज्यादा चमकदार होता है। क्लियर है ना। इसका मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा कि म्यूजिकल टू 3.9 क्या है, जर्मेनियम 4, 1.44 कैरोसिन होता है। खैर, तो इसका मतलब है कि जिसका अपवर्तनांक ज्यादा उसमें प्रकाश की चाल कम। क्लियर है बात, यहां तक आप कहेंगे यस सर। अपवर्तन के उदाहरण है ना, तो एग्जाम्पल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। पानी से भरी बाल्टी, बीकर इत्यादि का कम गहरा दिखाई पड़ना। अगर सपोज दैट पानी में आप कोई वस्तु डाल दिए हैं तो क्या करेगी, वो ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ेगी, है ना। आप मान लीजिए कि सिक्का डाल दीजिए, आपको लगेगा कि या पानी आप देखिए कहीं भरा हो, आपको लगेगा गहरा कम है, जब उतरेंगे तो उसकी आभासी गहराई जो होगी वो कम दिखती है। आभास होता है कम, लेकिन रहती है वास्तव में वो ज़्यादा। सूर्य का उसके वास्तविक समय से पहले उगना और छिपने के बाद भी दिखाई पड़ना। जैसे सूर्य निकलने वाला होता है तो दिखने लगता है, निकलता नहीं है, अस्त होने के बाद वो लाल लाल दिखता है, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। पानी से भरी बाल्टी में किसी छड़ का मुड़ा हुआ दिखाई पड़ना। आप किसी बाल्टी में अगर
कोई छड़ है उसको डाल दीजिए तो सीधी नहीं, वो मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। पानी से भरे किसी बर्तन में सिक्के, नींबू या मछली का उठा हुआ दिखाई पड़ना, इसका मतलब ये वाला और ये वाला एग्जाम्पल एक ही है, ठीक है ना, एक ही है कि जब भी किसी, अब मैंने क्या बताया, तारों का टिमटिमाना, किसी बाल्टी में भरी हुई बाल्टी का आभासी गहराई, मतलब कि कम प्रतीत होना, मतलब जितनी ही वास्तविक गहराई से आभासी गहराई कम दिखाई पड़ना, मतलब प्रतीत होना। सूर्य का उसके वास्तविक मतलब समय से पहले उगना और बाद में दिखाई पड़ना, ये भी है। पानी से भरी बाल्टी में कोई वस्तु पड़ी है तो कैसी दिखाई पड़ेगी, मुड़ी हुई दिखाई पड़ेगी। पानी से भरे किसी बर्तन में सिक्के, नींबू या मछली का उठा हुआ दिखाई पड़ना क्या कहलाता है, ये भी अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।